तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं वन बाय वन, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक हम लोग डील करेंगे। सभी के पास होमवर्क होगा, ग्रुप में पढ़ा होगा, आप लोग होमवर्क पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 एक पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ चार्ज, एक स्फीयर है जिसका चार्ज कितना है Q1 मान लिया, दैट इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि ये दिया हुआ है। और दूसरा जो स्फीयर है उस पर चार्ज है कितना 0.4 10 टू द पावर -6 कूलम। ये दो स्फीयर हैं और कह रहा है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन है। इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है 0.1 न्यूटन। ठीक, तो कह रहा है क्या कैलकुलेट द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। भाई अगर आपके पास ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 का मैग्नीट्यूड भी यही है। और अगर आपसे पूछा जाए फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, उसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 0.1 न्यूटन। तो इधर फोर्स एट 1 ड्यू टू 2 और एट 2 ड्यू टू 1, दोनों में से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी द सेम फोर्स, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। देन कह रहा है क्या कि फॉर दिस वैल्यू व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, आर आपको निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आपके पास F दिया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, Q1 Q2 दिया गया है, R आपको निकालना है, अननोन क्वांटिटी है। तो देखो अब इस R की वैल्यू को निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होता है, क्या, दैट इज कैलकुलेशन वाला पार्ट। हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये जो वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले उस अननोन क्वांटिटी जिसको आपको निकालना है उसको एक साइड कर लो। एक साइड करने का मतलब आपने यहाँ पर R स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया क्या F इंटू या F अपॉन Q1 Q2 इंटू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन को स्मॉल k बोलते हैं, मैं स्मॉल k के फॉर्म में लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना इसे। वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.1। ठीक, Q1 कितना हो गया भाई 0.8 10 टू द पावर -6, Q2 कितना हो गया 0.4 10 टू द पावर -6, 9 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, दैट इज R स्क्वायर, सॉरी 9 यहाँ पर होगा ये। अब देखो डेसिमल को डेसिमल से यहाँ से हमने हटा दिया, 10 टू द पावर -6 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताओ 1/8 इंटू 9 इंटू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3। इस डेसिमल को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ -4 लिख सकता हूँ। ये वैल्यू में उल्टी लिखी है, R स्क्वायर को इधर करना है, F को सिंपल इधर कर देना है। R स्क्वायर विल बी K Q1 Q2 बाई F, ये आ जाएगा। K कितना हो गया 9 10 टू द पावर 9, Q1 कितना हो गया बेटा 0.8 10 टू द पावर -6, 0.4 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, जितने भी एक्सपोनेंशियल पार्ट हैं उसको एक साथ, डेसिमल वाले पार्ट्स को एक साथ, दीज आर द डेसिमल पार्ट्स। तो 9 0.8 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 अगर लिखना है तो इनटू ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3। सिंप्लीफाई करोगे डेसिमल से एक डेसिमल हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4। इस डेसिमल को हटा के मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव में पावर बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये क्या है R स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखो, इसको स्क्वायर को हटाओगे दूसरी तरफ ले जाओगे तो अंडर रूट आएगा। अब अंडर रूट में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर यू फर्स्ट मल्टीप्लाई देम ऑल, सबको अपने यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, उसके बाद फिर अंडर रूट निकालना है, या फिर सिंपल तरीका क्या हो सकता है R दैट इज अंडर रूट 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -4। देखो 9 से क्या बाहर आ जाएगा 3,
4 से क्या बाहर आ जाएगा 2, इससे क्या बाहर आ जाएगा 2√2, और यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा -2। आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका किस में आ गया? बेसिकली मीटर में आ गया। ठीक है, और जब आप वैल्यू निकालोगे एग्जैक्टली तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 3 दूना 6 दूना 12, 12√2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सेंटीमीटर। तो योर आंसर इज 12√2 सेंटीमीटर, है ना? ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपके अगर एग्जाम में कभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्योंकि ये सवाल कभी पूछा जाएगा तो या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, या तो यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन इसके साथ अटैच कर दिया है उस कॉन्सेप्ट के लिए पूछा जाएगा। वरना मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास सारी क्वांटिटीज दी जाए, एक अननोन क्वांटिटी, निकालने वाले क्वेश्चंस बहुत रेयर ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे चेक क्या करना है? उसे क्या, तुम्हें ये थोड़ी ना चेक करना है कि तुम्हें फॉर्मूला आता है कि नहीं आता। ये सबको पता है कि ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी को पता है। तो कैलकुलेशन प्लस ये कॉन्सेप्ट, इन दोनों चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। बेटा पर्णिका एंड मनुश्री, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? जो मैंने होमवर्क दिया था ग्रुप में, उस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4, HPQ1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोगों का सही आया। कितने लोगों का सही आया आंसर? आया है तुम्हारा? नहीं आया आंसर सही? ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 पर देखो, 5 पूछना है, बताना या हो जाएगा? हो जाएगा। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या? 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B each having charge 6.5 × 10⁻⁷ कूलम are separated by a distance of 50 cm in air। दोनों पर चार्ज दिया गया है, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के बीच की दूरी सेम है। कह रहा थर्ड अनचार्ज स्फीयर of same size is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and afterwards removed from both। What is the new electrical force between the first two spheres? तो भाई साहब देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था क्या, कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन में मैंने बताया था इफ वी हैव एन आइडेंटिकल स्फीयर ए और दूसरा है बी, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। अनचार्ज को चार्ज के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, फिर हटाएंगे, फिर उसको दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाएंगे और हटाएंगे, तब जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपके पास दो स्फीयर्स हैं, लेट्स सपोज A एंड B इज देयर, एंड दोनों पर चार्ज दिया हुआ है। इनिशियल चार्ज कितना है? Q और Q, और Q की वैल्यू कितनी बता रहे हैं बेटा? 6.5 10⁻⁷ कूलम। दिस वैल्यू इज गिवन, ओके, एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय सेंटर टू सेंटर, कितनी दूरी से? R, एंड दैट डिस्टेंस R इज आल्सो गिवन, दैट इज 50 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.5 मीटर। ये दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, और कह रहे हैं क्या कि एक थर्ड स्फीयर में लेकर आता हूं जिसका नाम है क्या? C। इसको मैं पहले A के साथ कांटेक्ट में करता हूं, फिर उसके बाद B के साथ कांटेक्ट में करूंगा, और फिर दोनों से मैं रिमूव कर लेता हूं। लैंग्वेज समझना, पहले A के साथ कांटेक्ट में किया, फिर B के साथ कांटेक्ट में किया, और फिर उसको हटाया मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखोगे क्या होगा? C। जब A और C, इस पर चार्ज कितना है बेटा? अभी 0 है ना, और A और C पर टोटल चार्ज 0 है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप कह सकते हो क्या? दोनों पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज A and C is there and both are connected, so this charge is Q and this is 0, तो total charge कितना हो गया? Q, and when it will be separated, so they will be having a charge A and C के पास चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2 and Q/2। Now C is connected with B। अब आपने क्या किया? C को B के साथ कनेक्ट कर दिया। B पर अभी चार्ज कितना है? Q, और इस पर कितना आ गया बेटा? Q/2। So what is the net charge here?
तो यू विल से सर 3q/2। ओके, टोटल चार्ज कितना हो गया 3q/2। और जब सेपरेट करोगे किसको, C और B को, तो इसका भी आधा हो जाएगा, दैट इज 3q/4 और 3q/4 चार्ज आ गया। ठीक है, मतलब A के पास चार्ज कितना बचा था q/2 और B के पास कितना चार्ज बचा 3q/4। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल आएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इट इज टेकन फ्रॉम बोथ सीबीएसई एंड आईएससी, है ना। आपको जो मैंने बुकलेट दिया था, बुकलेट में मैंने बोला था केवल सीबीएसई का प्रीवियस क्वेश्चन अभी दिया हूँ, आईएससी का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं दिया हूँ। डोंट वरी अबाउट द आईएससी, अभी बुकलेट सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं होमवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब कह रहा है क्या कि बताओ A और B के बीच में अब कितना फोर्स लगेगा। तो A और B के बीच में कितना फोर्स लगेगा बेटा, दिस इज व्हाट q/2, दिस इज व्हाट 3q/4। इनके बीच की दूरी कितनी है r, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। q ऑलरेडी आपको पता है कितना है, r आपको ऑलरेडी पता है, आपके पास आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, जितने लेक्चर जाएंगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे प्रीवियस कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो था, इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन, वो आईएससी के न्यूटन में क्वेश्चन दिया गया है। अगर किसी को लगाना है तो न्यूटन में इसके जस्ट पहले वाला दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है, ये क्वेश्चन कई सारे बुक्स में मैंने देखा था, बट ये मैंने खुद बना कर दिया था। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं मैंने ऑलमोस्ट कई सारे बुक्स का स्टडी करने के बाद बनाया है। ठीक है, होमवर्क के सारे क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है, प्लस जो मैं क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उन्हें लगाना जरूरी है। इन क्वेश्चंस को अगर लगा लोगे तो तुम्हें ये होगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। इससे अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताना भाई। कह रहा 2 point charges Q2 and Q1 are located at these 2 points, then find F12 and F21। क्या मैंने वेक्टर फॉर्म बता दिया है यहाँ पर? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताया कि नहीं बताया है? नहीं बताया है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसी के साथ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सर अब मुझसे कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि सर इस पर बेस्ड जो आप क्वेश्चन नंबर 6 लगवा रहे हो, क्या मेरे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है? तो माय आंसर इज द चांसेस आर 5% ओनली, और इवन लेस देन 5%, जो क्वेश्चन अभी हमारे इसमें दिया गया है। बट व्हाई आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन, बिकॉज इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो सर मैं जब चांसेस के कम है तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमें क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इस फॉर्म को लिखने के लिए पूछा जाता है। क्या? राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ और स्टेट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जैसे आपके पास जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज का फॉर्मूला है, कोई मुझे बताएगा? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। दिस इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट सर वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इस वेक्टर क्वांटिटी को मुझे आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में लिखना पड़े, देन हाउ विल वी रिप्रेजेंट, है ना? जैसे देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और मे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम z एक्सिस भी ले लेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये x y z एक्सिस है, 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस let's suppose this is one point A and this is the another point B where the charges Q1 and Q2 are located। दोनों चार्ज यहाँ पर लोकेटेड है। तो सर इनका लोकेशन कैसे पता चलेगा? स्पेस में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं? तो we locate
any point in space by using पोजीशन वेक्टर। किसको यूज करके करते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा बताओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ए कितनी दूरी पर है या किस लोकेशन पर है, बेटा कहाँ खोए हो तुम? ना ना ना, तुम नहीं खो गए हो, यहीं रहो। हाँ, तो इसको यहां से अगर मैं मिलाऊं तो इसको क्या बोलूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओ ए वेक्टर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए वेक्टर। सिमिलरली अगर आपको ऐसा मैं लिख दूं OB, तो OB को क्या पढ़ोगे बेटा? पढ़ेंगे क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, है ना? तो दिस इज व्हाट R1 वेक्टर एंड दिस इज व्हाट R2 वेक्टर। सर OA क्या हो गया और OB क्या हो गया? तो दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। ओके, तो ये दो वेक्टर क्वांटिटीज ऑलरेडी हो गई। दूसरी बात, अगर मैं A और B के बीच की दूरी की बात करूं तो उसे मैं क्या बोलूंगा? R बोलूंगा। R इज द लेंथ बिटवीन A एंड B, है ना? लेकिन अगर मैं देखूं कि जो इनके बीच फोर्स लग रहा है, लेट सपोज बोथ आर पॉजिटिव, Q1 और Q2 दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा? रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? बताओ। B का फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द लाइन अवे होगा और A का डायरेक्शन अलोंग द लाइन इस डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स का नाम रखूंगा क्या? F21, और इस फोर्स का नाम क्या रखा जाएगा? बोलो F12। और इसको मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्लियर? तो इसी फोर्स वेक्टर और इस फोर्स वेक्टर को कैसे हम निकालेंगे, इसी को कहते हैं वेक्टर फॉर्म। ओके, लेट्स डिस्कस। एक चीज और, थोड़ी सी जानकारी। वो क्या जानकारी? जानकारी ये बेटा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्या पढ़ेंगे? दिस इज वेक्टर A, that can be represented by magnitude of vector A multiplied by its unit vector. Any vector can be represented by magnitude of that vector and unit vector in the direction of the vector. और अगर इससे हम यहाँ से निकालें तो we can also say unit vector of any direction can be represented by that vector divided by its magnitude. ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो, we will use these two vector. तुमसे मैं पूछूं कि बेटा जरा मुझे ये बताओ, F12 वेक्टर जो है ना, F12 वेक्टर, सर F12 का मैग्नीट्यूड कितना है? तो यू विल से सर दैट इज गिवन बाय कूलम, दैट इज 1/4πε0 k into q1 q2 by r square. Sir, do we have this magnitude? Yes, we have the magnitude of this vector and that will be called F. ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड पता है, लेकिन सर जिस डायरेक्शन में F12 वेक्टर है उधर क्या मुझे यूनिट वेक्टर पता है? ध्यान देना, F12 किधर है? B से A की तरफ या A से B की तरफ? B से A की तरफ। तो इस डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर पता चल जाए और उसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि यस, नाउ आई हैव द फोर्स वेक्टर 12 इन वेक्टर फॉर्म, है ना? तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा बेटा? उस डायरेक्शन में AB वेक्टर होगा या BA वेक्टर होगा? जरा मुझे बताओ, कौन सा वेक्टर होगा, AB या BA? BA। तो यानी कि यहां से मैं AB को हटा दूं और मैं क्या लगा दूं बेटा? BA। बट सोचो यहां पर कि तुम BA वेक्टर लगा सकते हो या फिर BA यूनिट वेक्टर लगा सकते हो। यूनिट वेक्टर लगाना है या वेक्टर लगाना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में चाहिए होगा। तो उस डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? जिस डायरेक्शन में BA वेक्टर है। लेकिन BA वेक्टर को तो यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? BA वेक्टर का यूनिट फॉर्म। तो BA का यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बट द प्रॉब्लम इज कि सर BA वेक्टर का यूनिट फॉर्म होगा कितना? तो जरा निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है? OA वेक्टर है और OB वेक्टर है, ठीक? तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं लिखूं क्या? AB वेक्टर, दैट कैन बी रिटन एज OB माइनस OA वेक्टर, और अगर आपके पास BA वेक्टर लिखा जाए दैट इज OA माइनस OB वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना है। कभी भी अगर दो पॉइंट के बीच का वेक्टर लिखना हो और उनका पोजीशन वेक्टर पता हो तो कैसे लिखेंगे? सेकंड वेक्टर का, सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, है ना? क्या इसके पीछे का रीजन भी जानना चाहते हो क्यों ऐसा लिखा जा रहा है? या रट लोगे? रट के काम चला लोगे? नहीं चलाओगे?
नहीं, रीजन भी चाहिए। अच्छा, जस्ट टेक द रीजन। ये कौन सा वेक्टर है बेटा? लेट सपोज OB। ये कौन सा वेक्टर है बेटा? BA। और ये कौन सा वेक्टर है? OA। देखो, अगर मैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूं तो क्या कहता है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी? इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर देन थर्ड वेक्टर इन ऑपोजिट ऑर्डर गिव द रिजल्टेंट। यानी कि OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर का जो सम होगा वो OA वेक्टर के बराबर होगा। तो हम सोचो BA वेक्टर क्या लिख सकते हैं? OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। पहले A का पोजीशन वेक्टर फिर B का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलो, सेटिस्फैक्शन 100%। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट BA वेक्टर। ओके, बट सर हाउ विल वी राइट BA वेक्टर का मॉड? तो OA वेक्टर की वैल्यू क्या है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और मॉड लगा देंगे यहाँ पर। और ये मॉड क्या होगा? B और A के बीच का एग्जैक्ट लेंथ वो कितना है? R है। तो दिस ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई R। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू हियर। F12 vector can be written as force into BA vector divided by mod of BA vector. That can be written as, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 by 4 pi epsilon naught into K Q1 Q2 by R square into BA vector को क्या लिखेंगे? R1 minus R2 vector अपॉन BE के मॉड को क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। ठीक है, BA के मॉड को क्या लिख सकते हैं? R। तो यहां से आपको पता चल गया क्या कि F12 वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, इस पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन को स्मॉल के लिख लूं मैं, K Q1 Q2 बाई R3 इंटू R1 वेक्टर माइनस R2। इज दिस ओके? याद करने का तरीका सिंपल सा, दो चेंजेस हुए हैं इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में। चेंज क्या हुआ? दो चीजें। पहला, F12 वेक्टर 1 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? R1 माइनस R2, 1 2 आएगा। ठीक, तो सोचो F21 कैसे लिखा जा सकता है? तो यू विल से सर माइनस ऑफ F12 बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट वेक्टर। अगर ये ईर घाट जा रहा है, दूसरा बीर घाट जाएगा, उल्टा जा रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो उसका ऑपोजिट वेक्टर हमने लिख दिया। तो सिंपली इस फॉर्मूले में क्या कर देना? माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो R1 माइनस R2 कैसा हो जाएगा? प्लस। तो वी कैन से F21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, नहीं लिखूंगा Q1 Q2 लिखूंगा बाई R3 लिखूंगा, और यहाँ पर क्या कर दूंगा बेटा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। 2 पहले 1 बाद में, 2 पहले 1 बाद में। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द फॉर्मूला फॉर दिस वेक्टर। बोले यार ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर और नोट, क्या नोट रखना है? नोट ये रखना है कि सर आपने तो यहाँ दोनों को पॉजिटिव पहले ही मान लिया था, हो सकता है एक नेगेटिव आ जाए, तब क्या होगा? जैसे ही एक नेगेटिव आएगा तब तो यार F12 का डायरेक्शन रिवर्स हो जाना चाहिए और F21 का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाना चाहिए। तो उस रिवर्सिंग प्रोसेस को कौन करेगा? तो याद रखना, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे? बताता हूं। पहले ये दोनों फॉर्मूला जल्दी से याद कर लो। क्या क्या चेंज हुए? नीचे R3 आ गया, ऊपर क्या आ गया? R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, नीचे R3 आ गया, यहाँ क्या आ गया? R2 माइनस R1 वेक्टर। एक चेंज, दो चेंज आपको समझ में आ गया। दूसरा चेंज, मैंने कहा कि अगर यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा? एक सेकेंड बस। तो क्या होगा? सोचो, फॉर्मूला मेरे पास क्या है? F12 दैट इज K Q1 Q2 बाई R3 into R1 minus R2. If both Q1 and Q2 are like charges, अगर ये दोनों like charges हैं तो क्या मुझे इस फॉर्मूले में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी? जो हमने assume किया था वही तो फॉर्मूला लिखा हुआ, दोनों repulsive force होंगे। यानी कि if Q1 Q2 is positive, no need of change. But sir, if Q1 and Q2 are unlike charges, then what we have to do? तो सोचो Q1 into Q2 is negative और मुझे चेंज क्या करना था? नेगेटिव ही लाना था।
है ना। तो मैं क्या कर लूँ, Q1 और Q2 को दोनों को यहाँ पर विद साइन रखूँ, वो ऑटोमेटिकली उसे नेगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा बताओ, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑटोमेटिक होगा। बस क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी वेक्टर के वेक्टर फॉर्मूले में, किसी भी, ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के वेक्टर फॉर्मूला में चार्जेस Q1 और Q2 की वैल्यू विद साइन यूज करेंगे। बट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसा नहीं करना, ठीक, समझ में आ रही है। वेक्टर के वेक्टर फॉर्मूले में विद साइन यूज कर लो। तो सर अगर मेरे पास अगर कोई स्केलर हो तो स्केलर का तो फॉर्मूला स्केलर ही बनेगा, वहां पर तो कोई स्पेशल फॉर्मूला बनेगा नहीं। देन देयर यू Q1 एंड Q2 को भी विद साइन यूज करना है, ठीक है, सिंपल। यहां पर साइन क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर में, डायरेक्शन। यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर और स्मॉलर वैल्यू। समझ में आ रही बात। अगर नेगेटिव है, जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया था पोटेंशियल, सोचो एक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। मैंने कहा -10 वोल्ट और +10 वोल्ट, मैं बताऊं कौन ज्यादा पोटेंशियल है, कौन ज्यादा है, +10 वोल्ट। -10 वोल्ट क्या, उससे 20 कम है। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं क्या, वेलोसिटी -20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी +20 मीटर पर सेकेंड, बताओ कौन सी वैल्यू कम है और कौन सी वैल्यू ज्यादा है, दोनों बराबर है। बस ये नॉर्थ साइड जा रहा है, दूसरा वाला साउथ जा रहा है, एक फॉरवर्ड जा रहा है, दूसरा बैकवर्ड जा रहा है। सो दिस साइन इज used just to represent the direction, but here the sign is used to represent the value, the difference. Is that okay? ये बात समझना। केवल और केवल कभी भी केवल अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो चार्ज के साइन की लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना है then you have to put the value of charge with sign, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें कोई सिखाएगा नहीं तुम्हें, और ये ना तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आ गया क्या कि राइट व्हेन विल वी यूज Q1 एंड Q2 विद साइन एंड विदाउट साइन, तुम ऐसे लिख के आओगे। वेक्टर के वेक्टर फॉर्मूले में अगर चार्ज को यूज करना है तो विद साइन यूज करें, नोट मैग्नीट्यूड निकालते टाइम उसे यूज नहीं करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, ये तुम्हारे यूज के लिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट और दिस इज something called formula, and this formula is going to be important. These two formulas important. Okay, remember this formula. नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं।
भी जान लेना और घर वालों को बता देना। मिनिमम अगर 70%, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आई विल गिव आउटसाइड फ्रॉम योर नोट्स, होमवर्क प्लस जो मैं करवाता हूँ उससे एक क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा। बस इतना ही तुम्हें प्रिपेयर करना है, क्योंकि मुझे पता इतना प्रिपेयर हो गया एग्जाम में तुम मस्त करोगे, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। तो ये याद रखना कि क्वेश्चन इसी नोट से दूंगा जो नोट्स लिखवा रहा हूँ। 70% इज द क्राइटेरिया, अगर उसके ऊपर है तो आप अच्छे हैं, उससे नीचे हैं तो आप रेड जोन में। जी पोजीशन वेक्टर जो आपने एबी और बीएन का एक बार फिर से समझा। अभी आता हूँ, इसको लिख लो फिर वापस आता हूँ, इसको पहले नोट करो। कहाँ है तुम लिख नहीं रहे हो? हाँ क्या आपने सोचा? बेटा ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दिया है मैंने, देख लिया क्या लिखता है? टाइम दे रखा है, जब मैं टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, आराम आराम से हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, देखो। हो गया? नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। तुमने कहा था सर पोजीशन वेक्टर वाली बात ना, देखो समझ गए? चलो ये नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पर ये काम की चीजें हैं, डब्बा बना के अंदर नोट कर लेना क्या काम की बातें हैं। वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो वेक्टर फॉर्मूला होगा विद साइन, स्केलर क्वांटिटी का कोई भी फॉर्मूला होगा विद साइन। मतलब केवल एक चीज याद रखना है कि कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते टाइम हमें साइन रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा और समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी से शॉर्टकट में लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग टाइप 1 में चल रहे हैं, टाइप 2 एंड टाइप 3 मुझे आज कराना है, ठीक है? टाइप 2 एंड टाइप 3 लोग करके फिर ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर कितने लगते हो? तुम्हारे पास तो वो पड़ा हुआ है ना, जो मैंने लेक्चर का पूरा दिया है, देखो उसके पास। ये क्या कर रहा है? फिफ्थ लेक्चर है अभी, एप्लीकेशन में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ में चल रहे हैं। ये मिला नहीं। मिला तो ले लो, अभी तो तुम पेस्ट नहीं कर पाई इसे, कॉपी नहीं। चलो अब जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन पर हम लोग वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है 2 point charges Q2 is given and how much it is 3.0 10 to the power minus 6 coulomb, and Q1 is given
10⁻⁻⁶ कूलम आर लोकेटेड। तो इसका लोकेशन कहाँ पर है बेटा? सेकेंड चार्ज, यानी कि बी का लोकेशन कहाँ पर है और ए का लोकेशन कहाँ है। तो लोकेशन का मतलब क्या हो गया? OB वेक्टर, और क्या हो गया बेटा इसे? OA वेक्टर, या फिर इसे R2 वेक्टर, या फिर इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? R1 वेक्टर बोल सकते हैं। और लोकेशन क्या दिया गया है? कह रहे हैं आर लोकेटेड एट 351 ऐसे लिखा हुआ 3,5,1 मीटर, और R1 कहाँ पर है भाई? 1,3,2 मीटर रिस्पेक्टिवली। कह रहे फाइंड F12 F21, मतलब आपको क्या निकालना? फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। अगर ये निकल जाए तो 21 इसका रिवर्स कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो F12 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? K Q1 Q2 बाई R3 R1 माइनस R2। कभी भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए अगर आपके एग्जाम में आ जाए, मैंने बोला ऑलरेडी 5% लेस चांसेस है कि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, बट स्टिल अगर कभी भी आ जाए तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला क्या? सर चार्जेस की वैल्यू, यस इट इज गिवन, दैट इज ऑलरेडी गिवन, बट सर R1 R2 एंड R की वैल्यू गिवन है क्या? नो, दैट इज नॉट गिवन, दैट इज गिवन बट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो व्हेनेवर द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, तो वी कैन से सर R1 वेक्टर को कैसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे? दिस इज R1, क्या लिखेंगे बेटा? 1 into I कैप, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? X, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Y, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Z, है ना? तो तीनों डायरेक्शन में इनका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 I कैप प्लस, बोलो यार, 3 J कैप और प्लस 2 K कैप, और ऐसे R2 क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, 3 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस K कैप, ठीक है? तो बताओ R1 माइनस R2 वेक्टर कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा? -2 I कैप, यहाँ पर -2 J कैप और प्लस K कैप, ठीक है? अब बताओ इसका मॉड कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड, दैट इज नथिंग बट R, वो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ये स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, दैट इज अंडर रूट 9, दैट इज 3 मीटर। तो R की वैल्यू भी मिल गई। तो आपके पास R पता चल गया, R1 पता चल गया, R2 पता चल गया, मतलब R1 माइनस R2 पता चल गया, वो पूरा इतना है। Just put these value in the equation. So hence F12 vector can be represented by K, that is 9 into 10 to the power 9, Q1 3 into 10 to the power -6, Q2 5 into 10 to the power -6 divided by R की वैल्यू कितनी है? 3 का क्यूब लिखा है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखना है? R1 माइनस R2। तो R1 कितना है बेटा? सॉरी, R1 माइनस R2 कितना है? ये पूरा लिखा हुआ है -2 I कैप -2 J कैप प्लस K कैप। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई से करते हैं, 9 into 3 और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आएगा? देखो 5 बचा यहाँ पर, तो 5 into 10 to the power -3, और यहाँ पर क्या आ गया? -2 I कैप -2 J कैप और प्लस K कैप, ठीक है? आप 5 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 to the power -3 बाहर रख सकते हो, क्योंकि ये पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या काहे मैग्नीट्यूड लिखो? तो वेक्टर लिखा हुआ है ना बेटा, और तभी तो वेक्टर आएगा आपके पास, समझ आ रही बात? तो ये क्या हो गया? ये न्यूटन में आपके पास आंसर आ गया। 10 to the power -3 को मिली न्यूटन भी लिखा जा सकता है, और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? -10 I कैप -10 J कैप और प्लस 5 K कैप। आंसर किस में आ गया? मिली न्यूटन में। सो दिस इज योर फोर्स वेक्टर F12। हेंस F21 कितना होगा? तो क्या हमें सच में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसी का रिवर्स कर दिया जाए? रिवर्स, दैट इज माइनस ऑफ F12। तो इस पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 10 I कैप प्लस 10 J कैप -5 K कैप। आंसर किस में आ जाएगा? मिली न्यूटन में। सो दिस इज योर आंसर F12 एंड F21। हाउ विल यू कैलकुलेट? दिस इज द केस। ओके, केवल इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया गया है, बाकी इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर जो हमको सीखनी चाहिए। क्या? हाउ विल वी गेट द पोजीशन वेक्टर? हाउ कैन वी राइट एनी वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म? ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये दो बातें यहाँ पर हो गई, ठीक है। और किसी इसका ये जो वेक्टर फॉर्मूला है उसको याद रखना, 3 बातें याद रखना, ये 3 चीजें इसके लिए काम। जल्दी सुनो कर लो क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वेडनेसडे है, इस संडे को है ना, जितना मैंने पढ़ाया है उसका मैं एक छोटा सा टेस्ट दूंगा, ठीक है। जितना पढ़ाया उतना का ही टेस्ट होगा इस संडे को, दैट इज कूलम्स लॉ, टिल कूलम्स लॉ, है ना, उतना टेस्ट होगा। क्लास में टेस्ट होगा, कॉपी भी क्लास में चेक होगी, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट है, सॉरी 40 मिनट का टेस्ट होगा, बीच में कॉपी चेक होगी, 1 घंटे चेक होगी। आज नहीं, फ्राइडे तक जितना पड़ा होगा, ठीक है। आज तो मतलब बहुत कम पड़ा है। तुम लोग के स्कूल में क्या चल रहा है? सिलेबस चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, तुम्हारे तो उड़ा दिया होगा पहला चैप्टर, बस थोड़ा सा बचा है, पहले में थोड़ा सा बचा है, ओके। गॉस लॉ बचा है, गॉस लॉ बचा है, उसके पहले का हो गया, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। तुम भी डीपीएस में मोनफोर्ड हो, तुम्हारे कैसा लगता है? मस्त तुम्हारे यहाँ रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, फील्ड पर है, ठीक, हम लोग भी फील्ड पर आएंगे जल्दी ही। और तुम्हारे सेंट मेरी भी क्या चल रहा है? देखो स्कूल में जो पढ़ाया जाए प्लीज उस पर ध्यान दिया करो, है ना। क्या है भाई, एसी चल रही है, बाकी सब है। वो एसी ऑफ कर दो। हाउ इज दिस पॉसिबल कि एसी चल रही है और फैन वैन सब ऑफ कर दो जरा 2 मिनट के लिए।
पीटना पड़ता कहता नहीं वो नहीं खाएगा सिर्फ बनाया उसका। क्या हुआ सर एसी तो चल रहा है भाई तो समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो रही है। ये एसी चल रहा है बाकी चीजें नहीं चल रही बाहर से वही सप्लाई वाला लाइट इन्वर्टर का इन लोग के पास ऑन कर लो भाई फ्लैश ऑन कर दो। क्या मतलब मैं डीजे डांस करूंगा क्या कुछ है ही नहीं बढ़ाने को टीचर को क्या पढ़ाने में गाना नाचने ये सब आना चाहिए नहीं नाच नहीं करो भाई तब तक लाइट वाइट चली जाए तो फिर मतलब मुजरा शुरू हो जाए सही है आने वाले जो तुम लोग में से अगर कोई टीचर बनना चाहे तो बता दो तीन में से एक फेज चला गया दो फेज आ रहा है अब तुम सोच रहे हो सर ये फेज क्या होता है पढ़ने में हाँ? क्या बैटरी इन्वर्टर तो इन्वर्टर पे अचानक लोड आता है तो फिर वो नहीं संभाल पाता है ना अभी देखो मस्त एसी भी चल रहा है हाँ कोई बात नहीं बोर्ड तो देखेगा ही है क्या थिएटर का मजा तो लाइट ऑफ तुम्हें पढ़ने को मिलेगा एसी फेज 1 2 3 तीन फेज होते हैं एसी लास्ट चैप्टर टर्म 1 हाँ ऑनलाइन वाले बेटा मेरी शक्ल नहीं बोर्ड को ध्यान दो चलो यार देखो क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो आपके सामने कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये तीनों क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आया हो मैं एक बार समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है लास्ट यही तक है तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कह रहा है टू एक्सट्रीमली ध्यान से देखो टू एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज कॉपर स्फीयर हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन वैक्यूम अच्छा क्या किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आया मैं बार बार यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा हूँ स्फीयर 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 और स्फीयर का साइज बड़ा होता है और न्यूटन ने किसके बारे में बात किया है सॉरी कूलम ने किसके बारे में बात किया है पॉइंट चार्जेस के बारे में तो हाउ कैन वी डिसाइड अ स्फीयर और हाउ कैन वी assume a sphere as a point charge ये दिमाग में आया क्वेश्चन कि सर ने कैसे स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान लिया नहीं आया कोई बात नहीं अच्छी बात है लेकिन आना चाहिए था कोई बात नहीं अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो मैं बताऊंगा क्यों ऐसा माना जाता है देखो सबके बीच में सेपरेशन इतना है अब तीन क्वेश्चन देख कह रहा है क्या व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच दोनों पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू दी गई है तो देखो चार्ज दिया गया है सेपरेशन दिया गया है आंसर आ जाएगा मतलब ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है f बराबर 1/4 प्योर क्यू अपॉन r स्क्वायर में वैल्यू रखे कैलकुलेशन के लिए सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। यदि कह रहा है इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो ये भी क्वेश्चन बताया था, मैंने कहा था ये क्वेश्चन केवल प्रैक्टिस वाला होता है। कैसे? क्वेश्चन ये है कि अगर उनके चार्जेस को Q को क्या कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए, दूसरे Q1 और ये Q1 और Q2 और इसको भी क्या कर दिया जाए, 2Q कर दिया जाए, और जो पहले R था उसको R/2 कर दिया जाए, तो बताओ अब नया फोर्स कितना हो जाएगा। तो पुराना फोर्स कितना था बेटा, F पुराना इनिशियल दैट इज K Q²/R², इक्वेशन 1। F फाइनल क्या हो जाएगा, K तो K ही रहेगा, Q क्या हो जाएगा 2Q इंटू 2Q, और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी R/2 का होल स्क्वायर दैट इज 2 दूना 4 चौके 16 दैट विल बी 16 ऑफ K Q²/R², or you can say 16 times of F initial. So the new force will be 16 times of initial force. Okay? लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन कह रहा है क्या, if the two spheres are placed in water, अगर उनको वाटर में प्लेस कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स इन वाटर विल बी 1/K टाइम्स ऑफ फोर्स इन एयर। जो तुम पहले क्वेश्चन में फोर्स निकाले थे, या फिर ये जो फोर्स आपने निकाला है, इस फोर्स का ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/81 टाइम्स हो जाएगा क्या, Fa की। दैट इज योर आंसर। ये क्वेश्चन का हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, इसलिए मैंने बताया कि इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये दोनों आराम से कर ले जाओगे, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होमवर्क वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन टाइप 2, ठीक है। तो लिखो हेडिंग, इसके लिए जगह छोड़ देना। हम लोग कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे, उसमें टाइप 2 पर हम लोग आते हैं, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड में क्या चीजें जरा ध्यान से देखो। टाइप सेकंड कहता है क्या कि बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक नंबर का सवाल यहां बन जाता है क्या कि व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। दैट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, डिस्कशन किया था, लेकिन आज दिखाऊंगा। दूसरा, बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, फोर्स के इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलो वन बाय वन लिखते हैं, इसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक। तो ये स्टेटमेंट देखो क्या कहता है आपको, ये कहता है कि मान लो आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है क्या, Q0, और इसकी विसिनिटी में कौन कौन चार्ज है, लेट सपोज Q1, लेट सपोज Q2, लेट सपोज Q3, एंड इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और सब के सब क्या है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, सराउंडिंग आसपास, ठीक है। तो जब इन दोनों चार्जेस के बारे में बात किया जाए, हमने किसको फोकस करना है, इस चार्ज को फोकस करना है। तुमसे मैं पूछूं कि बताओ इस चार्ज पर कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा सकते हैं, तो 1, 2 एंड 3। 1 वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो हमेशा ध्यान देना किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होता है, ठीक है। दो के दोनों कैसे पॉजिटिव, इसलिए ये फोर्स कैसा हो जाएगा बेटा, रिपल्सिव, F1। ये वाला इस पर कैसा फोर्स लगाएगा बेटा, इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाला किस डायरेक्शन में, इधर लगाएगा, दैट इज F2। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, दैट इज F3। हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, F1, F2 एंड F3। अब ये अगर तीन फोर्सेस आपके पास है, तो मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग एट Q0, Q0 पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, तो कैसे जोड़ोगे, ये कैसा चार्ज है और ये कैसा है, फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन कैसा होगा, तो F नेट इस पर क्या हो जाएगा बेटा, F net is the sum of all the forces, और कैसा सम बेटा,
चूंकि वेक्टर है तो इसका वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। तो सुपरपोजिशन का मतलब ही क्या है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो आप कह सकते हो क्या, सुपरपोजिशन की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो तो क्या होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ एनीथिंग इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग नेट वैल्यू। सुपरपोजिशन ऑफ एनीथिंग अगर इन जनरल बात किया जाए तो इट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग एनीथिंग, नेट निकालना। लेकिन चूंकि हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का सुपरपोजिशन क्या होगा, इट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग नेट फोर्स एट वन पॉइंट। तो लिखो टाइप 2 बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल, और लिख लो क्या, एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, स्टेटमेंट में लिखवा दे रहा हूँ, डायग्राम बना लो, स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ। स्टेटमेंट लिखो, सुपरपोजिशन is the method of finding, superposition is the method of finding net force at a point, net force at a point। कैसे, फुल स्टॉप लिखने के बाद लिखो, the net force at one point, the net force at one point is the vector sum of all the forces acting on it, vector sum of all the forces acting on it, all the forces acting on it, that is F net is equals to F1 plus F2 plus F3 dot dot dot, F1 plus F2 plus F3 dot dot dot, ठीक है, ये हो गया। अब हम इक्विलिब्रियम पर नहीं जा रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम हम आगे पढ़ाएंगे टाइप 3 और बढ़ते हैं। ये हो गया क्या, कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सिंपली आपको क्या निकालना है, द वेक्टर सम। वेक्टर सम आप सभी लोगों को निकालने आता होगा, बट स्टिल आई विल जस्ट राइट द कॉन्सेप्ट। तो देखो, पहला, कैसे आप वेक्टर सम निकालोगे, बहुत ध्यान से समझना, सिंपल तरीका है। अगर आपके पास इफ टू वेक्टर्स आर देयर, ओनली टू वेक्टर्स, आपके पास अगर केवल दो वेक्टर है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे। सोचो, आपके पास एक वेक्टर है क्या, दिस इज वेक्टर ए, है ना, और दूसरा वेक्टर क्या है, वेक्टर बी इज देयर, ठीक है। इन दोनों का नेट निकालने का तरीका क्या है, सिंपली इस पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करो, और इसका जो ये जो होगा डायगोनल, that will give you the value of its resultant, that is vector a plus b। लेकिन इस वेक्टर a plus b के लिए क्या जरूरी है, a और b के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो चूंकि r आपको निकालना है तो r क्या है बेसिकली, तो r is अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और चूंकि रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, ये वेक्टर यहाँ पर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो पहले वेक्टर के साथ ये कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल उसका डायरेक्शन देगा। हाउ, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज tan phi इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है, ओके। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करेंगे, किसमें, अपने जो हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, तो क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन इसे नोट करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। वी हैव टू अप्लाई दिस, केवल टू फोर्सेस, अगर आपके पास दो ही फोर्स है तो आप कैसे अप्लाई करोगे उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
point charges plus q each, 3 point charges plus q each are located at the vertices of an equilateral triangle ABC. ठीक है, find the net force acting on charge placed at point A. This is the question. ठीक है, तो whenever you have such question जो कि इक्विलिब्रियम पर बेस्ड हो, so there are basically 3 steps. ध्यान देना स्टेप्स में क्या क्या है. Step 1, very first step that you have to follow. Step 1, represent and find the value of F1, F2 and if such forces are given, then पहली चीज रिप्रेजेंट करना है क्या, सारे फोर्सेस को और उनके मैग्नीट्यूड्स को आपको निकालना है, बात नंबर 1. दूसरा, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने रिप्रेजेंट कर लिया. दूसरे में अप्लाई करना है क्या, फॉर्मूला. अप्लाई द फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू √a² plus b² plus 2ab cos theta and tan phi is equals to b sin theta upon a plus b cos theta. a क्या है बेटा, f1. b क्या हो सकता है, f2 हो सकता है. रिमेंबर दिस. एंड स्टेप 3 में represent the resultant vector. यही 3 काम नेक्स्ट स्टेप में भी करना है, बट थोड़ा सा चेंज होगा. वहां स्टेप 2 को मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा. अगर आपके पास 2 से ज्यादा फोर्स आते हैं तो, अगर आपके पास 2 फोर्स हैं, दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, चला जाए. ध्यान रखना है इस चीज को, नोट कर लिया है सबने स्टेप्स. बेटा देखो, स्टेप क्या होता है, वर्किंग मेथड. इसे कहते हैं, अगर कभी लिखना चाहो ना तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग मेथड. मैं क्यों लिखवा रहा हूं यहां वर्किंग मेथड, क्योंकि एक बार तुम्हें वेक्टर को ऐड करने आ गया तो बार बार यही करना है हमेशा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही काम करना है, सेम काम करना है, तो मैं वहां पर परेशान नहीं होऊंगा. ठीक है, आया जाए नेक्स्ट. देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्या, दैट वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. वी हैव एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो इज दिस ट्रायंगल विजिबल? विजिबल है ये ट्रायंगल. और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड मैंने नहीं लिया था, साइड ले लो इक्विलैटरल ट्रायंगल का.